चलो आज का ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले आज का जो मैटर है बहुत ही आकर्षक है, चिपको आंदोलन। उत्तर प्रदेश के टिहरी क्षेत्र का नाम आप लोग जानते हैं, जो आजकल उत्तराखंड का एक भाग हो गया है। यूपी से कट के उत्तराखंड बना तो टिहरी क्षेत्र आजकल उत्तराखंड में चला गया। यहाँ वनों को कटने से बचाने के लिए काफी वन विनाश हो रहा था, लोग ठेके पर आकर पूरा वन काट रहे थे। यहाँ वनों को कटने से बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। उसी आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। यानी वनों के विनाश को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो आंदोलन चलाया उसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। इसका नाम इसलिए चिपको आंदोलन रखा गया क्योंकि जब कोई भी बाहरी व्यक्ति वन को काटने आता था तो ये लोग समूह में झुंड में आकर वृक्षों से चिपक जाते थे। ऐसा करने से जो वन काटने वाले ठेकेदार होते थे वो वन को काट नहीं पाते थे। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया, जितना इधर पहाड़ी क्षेत्र है पूरा में फैल गया। आज यह स्थिति है कि इस क्षेत्र में वन कटाव लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है। अतः स्पष्ट है कि चिपको आंदोलन वन विनाश का एक बेजोड़ प्रतिरोधक उपाय और वन संरक्षण का साधन हो गया है। एकदम हल्का सा ध्यान लगाया गया कि चलो वृक्ष से चिपक जाए, झुंड में आके लोग चिपक गए, ठेकेदार नहीं काटता। इससे करना किसी को अगर सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। देख लीजिए चिपको आंदोलन का फिगर से समझिए किस प्रकार लोग वृक्ष से चिपक कर और वृक्ष को कटने से बचाते हैं आज भी। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज के वर्ग। ये शॉर्ट नोट में आता है कि एंटीबॉडीज के वर्गों के नाम लिखें। जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा दिया गया है पीडीएफ में जाएगा, उसको एक आध करेंगे तो लगभग सवाल हो जाएगा। एंटीबॉडी के मुख्यतः 5 वर्ग होते हैं। नंबर 1 इम्यूनोग्लोबुलिन IG कैपिटल G, इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgD और IgE। ये 5 प्रकार के हैं। इसको आप नोट कर लेंगे और याद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों के स्मरण में कम रहता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना पड़ता है। बाकी तो आहार श्रृंखला, आहार जाल आप एक बार भी पढ़ लोगे तो पूरा याद रहेगा। ये थोड़ा सा एक शब्द तो याद करना है, उसके बाद GMADE कर देना। और कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें कुछ पूछना चाह रहे? कोई तो उतारना है इसमें, क्या पूछना, आगे बढ़ाओ। अगला जो प्रश्न है वो आहार श्रृंखला। आप 10वीं वर्ग में भी इसको पढ़े थे, है ना, कि एक जीव अपने आहार के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है। इस कारण से उन जीवों के बीच एक कड़ी बनती है, एक चेन बनता है, उसी को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के मुख्य 3 पोषीय स्तर होते हैं: उत्पादक,
उपभोक्ता और अपघटक। सारे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं उसको उत्पादक में रखा गया है, प्रोड्यूसर कहते हैं इसको। उपभोक्ता के अंतर्गत दो प्रकार के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी। तो इसको रखा गया है उपभोक्ता में। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वतः नहीं बनाते बल्कि सीधे पौधे पर आश्रित होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, और इन पर जो आश्रित रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और आहार श्रृंखला का तीसरा स्तर है अपघटक। इसके अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं जो मृत जीवों को अपघटित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से आहार की प्राप्ति के लिए जीवों के बीच बनी हुई श्रृंखला को फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण में घास, हिरन, शेर। घास उत्पादक, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता, शेर द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक में जीवाणु। ये चेन बन गया। आगे इसको हम फिगर से आपको दिखा रहे हैं, इसको आप थोड़ा गौर से देख लेंगे। देख लीजिए, ट्रीज, डियर, लाइन स्थलीय आहार श्रृंखला। दूसरा स्थलीय आहार श्रृंखला फ्लावर, फ्लाइज, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। फूल से भोजन प्राप्त करती है तितलियां, तितली आहार है फ्रॉग का। फ्रॉग को स्नेक नाश्ते में यूज करता है बड़ी आनंद से, और स्नेक को ये ईगल। इस प्रकार से अब देखेंगे कि छोटा जीव जब होगा, प्राथमिक उपभोक्ता छोटा होगा तो आहार श्रृंखला लंबी हो जाएगी, और प्राथमिक उपभोक्ता अगर ताकतवर है तो आहार श्रृंखला छोटी हो जाएगी। और तीसरा ये जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय पौधे हैं, स्मॉल फिशेस हैं, लार्ज फिशेस हैं और बर्ड्स हैं। ये भी आहार श्रृंखलाएं हैं। इसको ध्यान से समझ लेना। कुछ सवाल पूछने हैं? अनम्यूट करके गैलेक्सी M30 सर, ये आहार श्रृंखला बड़ी और छोटी कैसे होती है? घास है, घास को हाथी खा रहा है तो हाथी को फ्रॉग खाएगा? हाथी को फ्रॉग नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वह ताकतवर है जी। तो श्रृंखला छोटी हो गई। और तितली को आराम से फ्रॉग खाया, फ्रॉग को आराम से स्नेक खाया। छोटे छोटे जीव इसलिए श्रृंखला लंबी हो रही है। समझ गए होंगे? जी सर। यस सर। और कुछ? यस सर। और इस सबको उतारेंगे, एग्जाम्पल में देंगे। ट्री, डियर, लायन, तीर का चिन्ह बीच में दे देंगे। पहला को लिखेंगे ट्री को प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हिरन हो गया, लायन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और अंतिम में आप डाल देंगे डिकम्पोजर करके सब में बैक्टीरिया, जीवाणु। से 3 स्तर हो जाए। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं। आहार पिरामिड। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि घास को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं या कीटभक्षी खाते हैं। तो हम बढ़ते किधर से हैं? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में किधर से किधर बढ़ा जाता है? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो प्रत्येक स्तर में उसकी संख्या में भी कमी होते जाती है और ऊर्जा स्तर में भी कमी होती जाती है। पहला को जितना ऊर्जा मिला उससे कम दूसरे को, उसके बाद उससे कम तीसरे को, प्रत्येक स्तर में। वो तो आगे बताएंगे, लिंडेमान का 10% नियम। तो आहार श्रृंखला में
उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पोषीय स्तर में उसके संख्या में या ऊर्जा स्तर में कमी होते जाती है। जब इसे ग्राफ पर अंकित करते हैं तो पिरामिड के समान रचना प्राप्त होती है। पिरामिड त्रिभुज के आकार का, नीचे अधिक है तो चौड़ा, ऊपर धीरे धीरे पतला, अगर सीधा पिरामिड है के समान रचना प्राप्त होती है। इसी को आहार पिरामिड या फूड पिरामिड कहते हैं। यह हमेशा सीधा होता है। इसको दर्शाने के लिए आप नीचे लिख दे सकते हैं, सबसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सबसे नीचे घास, घास के ऊपर टिड्डा, टिड्डा के ऊपर वाले खाने में मेढक, मेढक के ऊपर वाले खाने में सांप, सांप के ऊपर वाले खाने में बाज, सबसे अंतिम खाने में ऊपर डालेंगे बैक्टीरिया को, जीवाणु। चित्र अगर है तो आप देख सकते हैं, इसका होगा बना हुआ पिरामिड का। बार बार कौन है बाहर हो जा रहा है, इन कर रहा है। देखिए संख्या, जितना घास की संख्या सबसे अधिक होती है, जितना घास उतना खरगोश नहीं है, और जितना खरगोश उतने सांप नहीं है, और जितने सांप हैं उतने बाज नहीं है, चील नहीं है। तो संख्या जब घटते जाती है तो ग्राफ पर एक देख लीजिए सीधा त्रिभुज बन रहा है। इसी को पिरामिड कहते हैं। इसकी रचना पिरामिड के समान दिखाई दे रही है। इसी को फूड पिरामिड कहते हैं। हाँ, इसमें कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। अब देखिए आहार जाल, आहार श्रृंखला, आहार पिरामिड, आहार जाल तीनों मिलती जुलती रचना है। किसी भी पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है। जिसने आपने आहार श्रृंखला भी पढ़ा, किसी भी पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है। एक आहार श्रृंखला के पोषीय स्तर दूसरे आहार श्रृंखला के पोषीय स्तर से आड़े तिरछे जुड़े रहते हैं आपस में, और ऐसा जुड़ने से उनके बीच जाल नुमा रचना बन जाती है। इसी को आहार जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। इसमें एक आहार श्रृंखला के जीव दूसरे आहार श्रृंखला से भी आहार ग्रहण करते हैं। सीधी सी आहार श्रृंखला थी, और उसके दूसरी जो आहार श्रृंखला है, इसका जीव उससे कनेक्ट है, उसका जीव इससे कनेक्ट है। आपस में जब 2-3-4 आहार श्रृंखलाएं जो पारितंत्र की है, उसके पोषीय स्तर अपना मेन स्तर के साथ साथ दूसरे पोषीय स्तर से भी जुट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जाल नुमा रचना बनती है उसी को आहार जाल कहते हैं। आप इसका चित्र देखोगे, देख लीजिए। पौधा, चूहा, बाज, एक बीच में देख लिया आहार श्रृंखला। टिड्डा, पक्षी, बाज, टिड्डा, मेढक, सर्प, बाज, पौधे, खरगोश, बाज। अब देख लीजिए इतना सब कनेक्टेड है, आपस में क्या हो रहा है, कनेक्टेड है। इस पक्षी को, बीज व कीट खाने वाले पक्षी को सीधे बाज खा रहा है, इधर चूहा को भी बाज खा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर जुड़े हुए हैं आहार के लिए। इस प्रकार से जो रचना बनती है जालनुमा, उसी को आहार जाल, खाद्य जाल या फूड वेव कहा जाता है। नाउ एनी प्रॉब्लम? एक बार बता दीजिए सर। क्या बोले? एक बार फिर से एक बार बता दीजिए। देखिए, किसी भी पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखला पाई जाती है, इसको यहीं समझिए। पौधे,
चूहा और बाज, एक आहार श्रृंखला हुआ, चित्र में देख रहे हैं, जी देख रहे हैं। दूसरी आहार श्रृंखला जी पौधा, चूहा और सर्प, एक अलग आहार श्रृंखला बन गया, पता चल रहा है। फिर देखिए पौधे शाकाहारी पक्षी और उसको खा लिया बाज। फिर देखिए पौधे को टिड्डा या कीट खाते हैं, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। देख रहे हैं किस प्रकार से सारा जो आहार श्रृंखलाएं हैं, सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्ट हो गई है। इसके कारण जाल नुमा रचना बनती है, इसी को आहार जाल कहते हैं। और कुछ नहीं सर। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। बाकी जो बचा खुचा समझने का है ऑन बोर्ड बताएंगे, बोर्ड पर।